सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज के मौजू का तारुफ़ करवाऊँ, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा देता हूँ। जनाब कामल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा, माफ़ी चाहता हूँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, और इस्लामाबाद स्टूडियो से ही सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे मुस्लिम लीग नून से, और इस्लामाबाद स्टूडियो से ही हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, डेप्टी स्पीकर, साबिक डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि एक दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में और सबसे कोटेबल अखबार में एक खबर छपती है, जिस खबर के तहत हमें पता चलता है कि हमारी सिविलियन क़यादत और अस्करी क़यादत के माबैन कुछ सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। फिर तफसील से ये पता चलता है कि जनाब पंजाब के चीफ मिनिस्टर एक और मीटिंग में उन्होंने ये गिला किया कि कुछ लोगों को पकड़ने में मुश्किलात हो रही हैं, जो हमारी अस्करी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके बायस। फिर हमें जनाब जो बज़ाहिर बहुत ही धीमे हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो हमें आके नज़र आते हैं एक ऐसी लाइन कहते हुए कि फिर ज़ाहिर हमें अचंबा होता है, और फिर गैर मामूली नौ के हालात हमारे यहाँ हमेशा रहते हैं, और इस तरह की जब बातें हों तो फिर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और लोग भी चाहते हैं कि हम जान पाएँ कि अस्करी क़यादत पिछली दो रजीम से हम देखते हैं कि साइड पर एक तरह से अपना रोल कियानी साहब, उसके बाद जनाब राहिल शरीफ साहब, हम देखते हैं जितना प्रेशर आया, अंपायर की उंगली, 100 बातें हुई, मगर दे डिड नॉट स्टेप इन। तो फिर वो क्या हालात हैं, वो कौन से अवामिल हैं जिसके बायस ये तमाम बातें करनी पड़ी, और इनमें कोई क्या है। और फिर ये भी मैं आप बताता चलूं कि ये खबरें लीक भी हुई, मेन मीडिया में भी आई, मेन प्रेस में भी आई, फिर इनका डिनाइल भी आ गया। इससे पहले मुशाहिद अल्लाह साहब का एक वाक़या आपके सामने है, उन्हें वजारत से हाथ भी धोना पड़ा। तो ये क्या पहले उनको आगे किया जाता है फिर पीछे किया जाता है? क्या स्टोरी लीक की जाती है? क्या जर्नलिस्ट इतने इररेस्पॉन्सिबल हैं कि इतनी बड़ी खबर छाप देते हैं, बाद में उन्हें डिनाइल छापनी पड़ती है, कोई उन्हें नहीं बताता, खुद उन पर कोई खबर कहीं से वारिद हो जाती है? ये सिलसिला क्या है, हालात क्या हैं, क्या कोई ऐसे ख़तरात मौजूद हैं, या ये अगर ख़तरात महज हमारी सिविलियन एलीट के ज़हनों में मौजूद हैं, या ये कुछ भी नहीं, वट एवर, हम इस पर बात करेंगे। मगर मैं जाऊँगा सबसे पहले जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब की तरफ। जनरल साहब, क्या ख्याल है, व्हाट नेसेसिटी, और इसमें इसको आप एज एन एनालिस्ट और एक साबिक जो अस्करी रहनुमा के तौर पे आप इस एपिसोड को कैसे देखते हैं जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इंतहाई डैमेजिंग, और डैमेजिंग मैं इसलिए कहूँगा कि इसने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जो हिंदुस्तान में पूरा दिन 2 दिन से वो चलता रहा, उसके ऊपर मीडिया में बहस मुबाहिसा और अखबारों में। और वो इम्प्रेशन ये था कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो तो चाहती है कि ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद, जिनका इंटरनेशनल कम्युनिटी को के कंसर्न है, तो सिविल गवर्नमेंट तो उनको स्टैंप करना चाहती है, उनको उनके ऊपर काबू पाना चाहती है, लेकिन अस्करी क़यादत जो है वो उनको पैटर्नाइज़ कर रही है, और वो नहीं चाहती कि इनके ऊपर किसी तरह भी कोई कतगन हो या इनको पकड़ा जाए। अच्छा, ये एक इम्प्रेशन है जो क्रिएट किया गया, जिससे ये नज़र आता है कि आपकी आर्मी, आपके सिक्योरिटी के अदारे आपके कंट्रोल में नहीं हैं, और ये मजबूरन प्राइम मिनिस्टर को एक बड़ा सख्त स्टांस लेना पड़ा। ये झूठ और इंतहाई शर्मनाक चीज़ थी जो कि मीडिया में किसी न किसी शक्ल में की गई। अब चीज़ ये है कि मीडिया में भी लोगों को सोचना चाहिए कि बाज़ ऐसी ख़बरें जो उन तक पहुंच तो जाती हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, जैसा कि इस केस में हुआ, तो उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए कि ऐसी ख़बरों को वो अपनी जीनत ना बनाएं, क्योंकि उनके ऊपर भी हरफ उठने शुरू हो जाते हैं। अब इस किस्से में ये हुआ कि कोई ना कोई मीटिंग हुई होगी, उसमें कोई बात हुई होगी। अब ये जो चीज़ जब बाहर निकली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो ये सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, इसके मंदरजात, इसके जो मिनट्स होते हैं वो बाहर नहीं जाते। लेकिन मिसाल के तौर पे इंडिया का कोई आदमी पैसे दे के किसी से ये ले जाए इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट ने पैसे दे के किसी को उससे लिया हो। चुनाचे ये एक जुर्म है जिसका इर्तिकाब हुआ, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंटेलिजेंस के अदारों को चाहिए कि इसकी इंक्वायरी करें और मुजरम को सामने ला के उसको सज़ा दी जाए, ताकि मुल्क के अंदर देखें इख्तलाफात भी हों, लड़ाई झगड़ा भी अगर आपका मीटिंग में हो तो बाहर खबर नहीं आनी चाहिए। अगर बाहर आई है तो इसका मतलब है कोई सांप अंदर ज़रूर आस्तीन का सांप बैठा हुआ था, क्योंकि लोग तो सारे 8-7 लोग थे जो जहाँ की मीटिंग की बात करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि स्टोरी में ये कहा गया था कि अंदर का जो पार्टिसिपेंट थे उनको एनोनिमस सोर्स के तौर पे कोट करती है स्टोरी। जी जनरल साहब।
बात खत्म कर लें। नहीं, वो स्टोरी तो देखें ना, जर्नलिस्ट से अगर आप पूछेंगे भी तो वो अपना सोर्स नहीं बताएगा, ना उसको बताना चाहिए। लेकिन जब तहकीकाती अदारे तहकीक करेंगे और सारों से पूछगिछ होगी तो 5-4 में से पकड़ना कोई मसला नहीं है। वो उसको पकड़ के तो उसको सजा जरूर देनी चाहिए। ठीक, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग जो होती हैं उनके दर्जात अगर बाहर आए तो ये मुल्क के साथ दुश्मनी की एक इंतहा है। अच्छा, अब मैं आता हूं असल आपके किस्से जी। असल किस्से की तरफ के है क्या असल के साथ सूरत हाल ये है कि सन 2000 में जनरल मुशर्रफ ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को हुक्म दिया और इंटेलिजेंस को हुक्म दिया कि इनके कैंप शैम्प जो कुछ भी कहीं हैं वो उखाड़ें। और ये तय हुआ था इंडिया और अमेरिका के साथ कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हम नहीं करने देंगे, ना लोग जाएंगे, ना हम इजाज़त देंगे। अब इंटेलिजेंस अदारों ने उस वक्त से इनकी ना कोई सरपरस्ती की, ना इनको कोई मदद दी, ना इनसे ताल्लुक़ है। सूरत हाल असल ये है कि पिछले 2 साल से ज़रबेज़ लॉन्च करने के वक्त से पहले हमारे अदारे प्राइम मिनिस्टर को, हुकूमत को बारहा कहते रहे हैं कि इन लोगों को रोकें, इनको पकड़ें, इनको जो जी चाहे करें, जेलों में डाल दें। लेकिन ये सड़कों पे इस तरह खुले जब जुलूस निकालते हैं, वायलेंट किस्म की तकरीरें करते हैं, तो दहशतगर्दी तो ये नहीं करा रहे इंडिया में, लेकिन इंप्रेशन बन रहा है उसकी वजह से। ठीक, और दुनिया में बदनामी हो रही है। तो हुकूमत ये आपके मुताबिक अस्करी क़यादत ने कहा सिविलियंस को। मैं आपको तफसील थोड़ी सी दे दूं, फिर आप इस पर बहस कराते रहिए। फिर अप्रैल के महीने में अस्करी क़यादत ने 2 इनको प्लान्स बना के दी कि इन अदारों को या इन ऑर्गेनाइजेशंस को आपने कैसे कब्जा करना है, कैसे इनको करना है। पहली प्लान ये थी कि इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जाए और जो लोग इनमें ट्रेंड हैं या कोई ऐसे हैं जो मिलिटेंसी की तरफ माइल हैं, उनको रेंजर्स में या कहीं और भर्ती करके डिसिप्लिन करके उन लोगों को आगे चलाया जाए। उसमें बहुत सारी तजावीज़ हैं जिसको फेजेस में कहा कि आप करें, उसमें कुछ वक्त लगना था। ओवर द पीरियड साल 1.5 साल में वो सारा काम मुकम्मल होना था। ठीक है। दूसरी जो प्लान थी उसमें यह था कि आप वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए नेक्टा और बाकी अदारों ने करना था। चुनाचे वो प्लान ऑलरेडी नेक्टा को दे दी गई है, लेकिन इस पे हुकूमत ने कुछ एक्शन नहीं किया। ठीक है। वजह ये क्यों नहीं किया, वो ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस और हमारे फोर्सेस हैं, वो अदारे हमारे सिक्योरिटी के, वो ये कहते हैं कि अगर हमने कुछ एक्शन करना है तो हमें लीगल पावर दे दें, हम कर देते हैं, वरना आपके अदारे आप करें। और मुतालबा ये था कि चूंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पंजाब में मौजूद हैं तो पंजाब में रेंजर्स को शामिल किया जाए ताकि फौज को और इंटेलिजेंस को काम करने में आसानी हो जाए और इन अदारों को खत्म किया जाए, इन ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म किया जाए। जी ठीक है। आप ये रेंजर्स का मामला आपको पता है कि पंजाब बात आगे जल्द साहब और आपने बड़ी वजाहत से ये बात की है, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा। इसमें मैं एक चीज और अर्ज कर दूं, आप उसको ध्यान में रखिए कि इस पे एक उंगली ये उठाई गई कि जिसको हम पकड़ते हैं उसको फिर कोई छुड़ाने वाला आ जाता है। हाँ जी, ये कहा गया। जब DGISI कहते हैं कि मैंने हाईएस्ट लेवल पे आपको कहा कि किसी को ना छोड़ें, तो फिर आप नीचे वाले किसी की बात करते हैं। चलें, आप नीचे वाला अगर कोई आया है, मुझे एक का नाम दे दें, हम उसको सजा देंगे, लेकिन आज दिन तक कोई उसका नाम नहीं दे सका कि जिसने छुड़ाया है। साहब आपकी बात आई, ये है कि पंजाब से बात आई, लेकिन मैं आपकी बात खिलाफ एक्शन नहीं करना चाहता। मैं जल्द साहब आपने बड़ी वजाहत से ये बात की है, मगर मैं जाऊंगा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ, क्योंकि वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। हुजूर, ये आपने बात सुनी कि 2 प्लान दिए गए थे और ये भी कहा गया था कि रेंजर्स को शामिल कर दिया जाए, तो फिर इसकी नौबत क्यों आई और फिर ये डिनाइल भी आया। अब आप इसको ऑन भी नहीं कर रहे, मगर जो बातें आपके लीडर करते रहे, राना अफजल साहब जो MNA हैं, उन्होंने जो उनका भी एक बयान आया, इनको अगर हम जोड़ के देखें तो शकूक पैदा होते हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जनरल अमजद साहब की इस बात पर, जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब बहुत शुक्रिया। मैंने जनरल साहब की बात बड़ी डिटेल से सुनी है और मैं उनकी बात की बहुत से हिस्से से बिल्कुल एग्री हूँ कि ये बड़ी नाजुक सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल आप सबको पता है, और अगर इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है और सिरे से अगर इस तरह की कोई चीज़ होती ही नहीं है और 2 दिन बाद या 1 दिन बाद किसी एक अखबार में खबर आ जाती है और अगर डिनायल आ जाता है साहब की तरफ से, तो फिर मेरा ख्याल है सारे मीडिया को, सारे इंस्टीट्यूशन को ये बात माननी चाहिए कि यही एक बेहतरीन तरीका है कि अगर एक खबर कोई कह देता है और अपना सोर्स भी नहीं डिस्क्लोज करता और वहाँ के पार्टिसिपेंट जितने बैठे हुए वो कहते हैं कि नहीं सिरे से ये तो इंसिडेंट ही नहीं हुआ, सिरे से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अब जब हम एक डिस्कशन आज अभी कर रहे हैं तो इस डिस्कशन में मेरा और जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है, मेरा और आगा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है। मैं
जनाब मगर सेनेटर आप ही बात कीजिएगा, आप ही बात कीजिएगा, मैं सवाल जोड़ दूं। इधर से हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का एक अनयूजुअल बयान आता है जिसमें कहते हैं जर्नैल ये करते हैं और फिर हमें उसको अनडू करना पड़ता है। 2 दिन पहले स्टोरी आई हुई है, वतन अजीज को आप देख चुके हैं जिस तरह के हालात चलते रहे, तो फिर शकूक व शुबात पैदा होना लाजमी नहीं है। सेनेटर साहब, इट्स नॉट दैट सिंपल जिस तरह आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें काजी साहब, ये देखना है कि इससे पर्पस क्या सर्व होगा। यहां से तो आप मैसेज ये चाहना चाहिए कि तमाम जमहूरी पार्टीज जो हैं, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, जिस तरह APC के अंदर हुआ है, जिस तरह मिलिट्री और सिविल क़यादत इकट्ठी बैठकर एक मैसेज देती है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की कौम इस कश्मीर के इशू पर स्पेशली इकट्ठी है। हमारा कोई सियासी इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन किसी बड़े पर्पस के लिए हम इकट्ठे हैं। लेकिन डैमेज तो हुआ ना, किसी की जाती राय है तो जाती राय का ये राय हुकूमत की है। हमारा काजी साहब, आप एक मेहरबानी करें, मुझे थोड़ा जी प्लीज खत्म करें बात, मैं आपके साथ हम जी एक अच्छा रिलेशन रहा है मिलिट्री और सिविल क़यादत का, अच्छा बैठ के काम हुए हैं, तमाम मीटिंग्स की गई हैं, हर इशू को डिस्कस किया गया। और इस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने जो बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिस तरह ज़रब अज़ब में दिया है, जिस तरह उन्होंने रेंजर ने कराची में कुर्बानियां दी हैं, जिस तरह पाकिस्तान के लिए, और आज बॉर्डर की जो सिचुएशन है, हम किसी तौर पर भी मिलिट्री और सिविल क़यादत में ना पहले कोई इख्तिलाफ था, ना आज है, ना इंशाल्लाह रहेगा। ये सारे इंस्टीट्यूशन है, ये बैठ के अपना अपना काम कर रहे थे। हाँ, बात हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, डिस्कशन होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसी कोई खबर नहीं है जो खबरें फैलाई जा रही हैं। इससे मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा दुश्मन खुश होगा, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। आपने बड़ी पॉजिटिव बात की, मगर कामल अली आगा साहब, जी आप बात मुकम्मल कर लें। जिस तरह आप कह रहे थे कि 2 प्लान का, ये यकीनन ऐसी चीजें जो हैं वो डिस्कशन का हिस्सा हैं। नेशनल एक्शन प्लान जब बनाया गया था उसमें बहुत सारी चीज़ों को अमल किया गया है, बहुत सारी इस तरह की बातें और की गई हैं, लेकिन कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एजेंसी ने को खास जहाँ ग्रुप बनाया हुआ है या किसी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं या वो नहीं चाहते कि उन पर हाथ डाला जाए। इस वक्त मेरे ख्याल में फिर मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं। सेनेटर साहब, जो बात जनरल साहब ने कही है, मिलकर टेररिज्म और टेररिस्ट के खिलाफ मुकाबला करें। अमजद शुएब साहब ने जो अभी बात कही है, आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है और हमारा मफाद भी इसी में है। सेनेटर साहब ने कही इतना डैमेजिंग जो लीक हुई है या जो भी, तो जब मैं वापस आऊँगा ब्रेक से नाजरीन, तो हम कामल अली आगा साहब से पूछेंगे मामलात इतने ही सिंपल हैं, इसी तरह से हैं, या फिर ये जो एक तस्वर ये दिया जाता है कि एक पहले खबर लीक होती है या कोई कर देता है या कराई जाती है और फिर उसके बाद उसका डिनायल आता है, मगर अंदर क्या है हम रियल सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे। वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। 2 नुक्ता है निगाह आपने सुने कामल अली आगा साहब, और जिस तरीके से जल साहब ने बड़ी सराहत से बयान किया कि 2 प्लान्स थे, इस पे कोई उन्होंने भी पॉजिटिव बात की सेनेटर साहब ने। आप कैसे देखते हैं मामलात, आपकी नज़र में कैसे हैं? काई साहब, मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और हकायक भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप सबसे आपने पहले देखना होता है कि माइंड सेट क्या है। मकसदियत के बगैर आप तबसरा भी नहीं कर सकते और हकायक को जान भी नहीं सकते। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इसको कंडेम किया जाना चाहिए जितना भी किया जा सकता है, क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक इंटेंशनली लीकेज और एक इंटेंशनली इसको ना होते हुए भी कुछ बना देना। ये मैनिपुलेशन भी होती है, खबरें बनाने के लिए भी बहुत से काम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और नज़र आता है। जैसे कि जनरल साहब ने बात की और साहबका जितनी आप हिस्ट्री देखेंगे, ख़ास तौर पे मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ब्रदर जवेद अब्बासी साहब कि यहाँ पे तो ये तरीक़ाकार ही इनका हमेशा से यही है। आप ख्वाजा आसिफ को देखें, आप दूसरे मिनिस्टर्स को, कई मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं अपने तलक की बिना पे इस वक्त नाम नहीं लेता, लेकिन आप सीक्वेंस से देखते रहें। आप जो ज़बान होती है, जो एक नुमाइंदगी करता है जो बंदा, वो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन होता है। उसने क्या कुछ आज तक नहीं कहा अफवाज पाकिस्तान और एजेंसियों के बारे में। एक वो बयान था, उसके बाद आप सीक्वेंस में देखें, अभी हाल ही में 2 माह पहले उन्होंने 1.5 माह पहले भी एक दुरफितनी छोड़ी। मैं उसका तस्करा
इसलिए नहीं करना चाहता कि उसका तस्करा करना भी मेरे नज़दीक जो है वो अपनी हुब्बुल वतनी को मशकूक करने वाली बात है। एक मुहब्बे वतन शख्स जो है वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में, जबकि भारत जो है इस तरीके से आपको थ्रेट कर रहा है, आपके स्टेट ऑर्गन्स के ज़रिए आपके मुल्क के अंदर वो फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, टेररिज्म फैला रहा है और बलूचिस्तान को अलहदा करने की बात कर रहा है, उसका सरबराह जो है वो बांग्लादेश में बैठ के कहता है कि हमने पाकिस्तान को 2 लख्त किया और अब भी करेंगे और हम बलूचिस्तान में भी करेंगे। और फिर उसने गिलगित बल्तिस्तान की बात कर दी, फाटा की बात कर दी कि वहाँ भी हम एक्शन लेंगे। गुजारिश ये है कि वो कश्मीर के अंदर जिस किस्म की बर्बरियत कर रहा है, कोई मुहब्बे वतन शख्स ऐसा हो सकता है जो ऐसे मौके के ऊपर इस किस्म की बात करे, सिवाय इसके कि उसका माइंड सेट हो कि वो मलाइन करना चाहता है, उसके पास मैंडेट हो, वो इस मुल्क के अंदर हुकूमत इन्हीं शराइत के ऊपर ले चुका हो कि उसने अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को मलाइन करना है, अफवाज पाकिस्तान को मलाइन करना है, उसको स्क्रू करना है और उन कुव्वतों को खुश करना है जो कुव्वतें उसको इक़्तिदार में लाने का जरिया बनी है। इसके अलावा ये बातें नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि ये देखें, आपको मैं बताता हूँ, अगर ये इनके हाथ साफ हैं तो इनके अलाइज कौन है? वो अचकज़ई जो हर इजलास के अंदर, असम्बली के अंदर खड़ा होकर घंटा बोलता है और मोहतरम जनाब स्पीकर साहब एक दफ़ा उसको नहीं कहते कि आपका टाइम ख़त्म हो गया। मैं कल बोला हूँ तो 4 दफ़ा उन्होंने मुझे रोका है, ठीक, इसलिए कि मैं उनके मजाज के मुताबिक बात नहीं कर रहा था। मैं वो बातें कर रहा था जो इस मुल्क को मजबूत करने वाली बातें हैं, ये जो इसके मुल्क के अंदर इत्तेहाद करने वाली बातें हैं। और वो अचकज़ई साहब जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं, बल्कि यहाँ तक कह देते हैं कि मेरा क्या है, मुझे अगर कोई ख़तरा महसूस हुआ तो मैं अपना कल वो चादर लपेटूंगा, उठाऊंगा और अफगानिस्तान जाके बैठ जाऊंगा। और उनके वालिद साहब समद अब्दुल समद अचकज़ई साहब जो बलोची गांधी के नाम से मशहूर थे जी, ठीक है। एक तरफ आपको याद होगा एक तरफ जो है वो एक थी सियासत थी और एक कौमी वो दूसरा गांधी खड़ा था, एक तरफ वो गांधी खड़ा था, तीसरा गांधी। मैं आगे बढ़ता हूं। आप कामल साहब दोबारा वापस आपकी तरफ आऊंगा, ये बातें मैं जावेद अब्बासी साहब की तरफ लेके जाऊंगा, मगर फैसल करीम कुंडी साहब, एक तो आपकी पार्टी के हवाले से आपका क्या रिएक्शन, और सेकंडली जब असम्बली में जो हुआ आपका, और ये उस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा, ये क्या लव हेट रिलेशनशिप है? ये एक तरफ टफ टॉक होती है आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन जब अमली तौर पर बात आती है तो आप एक जगह यकजाई भी होती है, और साथ साथ ये जो हम इशू देख रहे हैं, ये जो बनाया गया है इशू या जो सामने आया है, आप इसे पार्टी के तौर पर, ज़ाती तौर पर कैसे देखते हैं कुंडी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो शुरू करूंगा पार्लियामेंट से। आपने कहा जो पार्लियामेंट में हुआ, पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ अफसोसनाक हुआ, लेकिन आप देखें कि उसकी शुरुआत किसने की। हुकूमत का काम है कि वो तनकीद बर्दाश्त करे, न कि वो रिएक्शन करे, और अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत को प्रोवोक करे। और वो क्यों प्रोवोक होते हैं? हमेशा उनको चाहिए कि वो करें, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमने पार्लियामेंट से बाइकआउट नहीं किया, क्योंकि एक मैसेज था जो कि हमें इंडिया के हवाले से देना था, और ये चीज़ें की जा रही थी कि ये एक चीज़ जो है इंडिया को गलत मैसेज है। लेकिन माफी चाहता हूँ, आपसे सवाल है, ये आपकी बात आ गई, ठीक, आपने वजाहत कर दी कुंडी साहब, जो आप मैसेज देना चाहते थे उस मैसेज का क्या करें? कि मैसेज तो ये गया कि अगर ये जो स्टोरी आउट हुई है, इससे तो मैसेज ये गया होगा कि वो जो थेरी है, इंडियंस की थेरी है हमारे बारे में, या जो उनका राइट विंग मीडिया जो कहानी सुना रहा है दुनिया को, वो तो फिर इस हवाले से विंडिकेट हो गई ना। ये जो कुछ हुआ, इस पर आपका क्या टेक है कुंडी साहब, इस खास वाक़े पर? ठीक है, अब मेरे जो आपने 4 सवाल किए उनके जवाब सुन लें, फिर आप उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करें। जी जी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने ये बात की है, मैं उस पर आ रहा हूँ कि आप देखें कि जो बात लीक हुई है, बड़ी अफसोसनाक बात है कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इस लेवल की मीटिंग्स की बातें लीक होती हैं। लेकिन आप देखें कि माजी में लीक्स कहाँ से हुई हैं। अब अबाई साहब मेरे भाई हैं, हमेशा जब भी लीक्स आती हैं तो इनके ज़िम्मे पड़ जाती हैं, चाहे पानामा लीक्स हो, चाहे PM हाउस की लीक्स हों।
क्योंकि अगर आप देखें कि मुशादुल्लाह साहब का माजी अगर आप देखें तो उन्होंने एक लीक्स की थी BBC को, ऑन रिकॉर्ड की थी, और वो क्योंकि IB तो मुशादुल्लाह के अंडर नहीं था, लेकिन ये बताएं कि उनको किसने ये कहा था कि ये लीक करें, तो वो माजी उनका सामने है। जो अगर आप देखें कि इलाके में थानेदार जब चोरी होती है उन लोगों को पकड़ते हैं जिनका थाने में नाम होता है कि ये चोरी वारदातों में मुलव्वस होते हैं, तो आप देख लें कि जो लीक्स हुई हैं तो डेफिनेटली उंगलियां उसी तरफ ही जाएंगी, क्योंकि उन्होंने माजी में भी की थी। और ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि ये लोग तो कह रहे हैं और हमेशा ये कहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो हैं वो बड़े अच्छे हैं और हम एक पेज पे हैं। मैंने कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में कहा है कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो ठीक नहीं है, एक पेज पे भी नहीं है, दो मुख्तलिफ किताबें हैं और उनमें आप पेज ढूंढते रहें कि कौन से पेज पे ये लोग हैं। मेरा अपना ये तज्जिया है कि बिल्कुल सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो क्या है कुंडी साहब, क्या इख्तलाफ है? इख्तलाफ तो देखें, हम तो इसका हिस्सा नहीं। इख्तलाफ तो आप सिविल और मिलिट्री जो हमारे सिविलियन लीडरशिप है उनसे पूछें, जो वहाँ पे उनके साथ डायलॉग्स करती है या जो लीक्स हुई हैं जिस तरफ से भी हुई है। अब आई डोंट नो कि उसकी इंक्वायरी भी करेंगे या नहीं करेंगे कि यार क्यों हुई है, कैसे हुई हैं। और इस मौके पे जब हमारे मुल्क में एक ऐसी टेंशन क्रिएट की गई है और क्रिएट हुई पड़ी है और ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। दूसरी तरफ आप देखें, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई नहीं है, PTI की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से PTI ने जो मैं समझता हूँ उनको चाहिए था कि वो पार्लियामेंट में आते, अपना मौक़िफ़ पेश करते, वो वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मानते ना, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के हाउस क्यों गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस क्यों गए हैं, उनके नुमाइंदे क्यों गए हैं वहाँ पर, ये इनके CM क्यों गए हैं, और जहाँ पे मौक़िफ़ आता है अवामी नुमाइंदगी का मैंडेट देने का वो है। लेकिन जहाँ तक आप कहते हैं कि हम जो है अमल करूंगा, एक ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जनरल साहब और सब लोगों को मजीद शामिल करेंगे और ये देखेंगे कि एक तो जो उसका इम्पैक्ट आया इन लीक्स का, लेकिन अगर ये बात ऐसी है तो क्या इस बात का कोई होगी, इसका तज्जिया होगा, इसकी तहकीक होगी, या फिर तमाम बातों की तरह ये भी इस पर इतनी खाक उड़ाई जाएगी कि ये भी इसके हम देखते रह जाएंगे और कोई नया वाक़या हो जाएगा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। जी फैसल करीम कुंडी साहब, मुझे आपको रोकना पड़ा, मुख्तसरन आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं जनरल साहब की तरफ जाता हूँ। देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून के साथ क्यों जब मौका आता है तो कोई मफाहमत या कोई ऐसी बात करती, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी मफाहमत के साथ नहीं की। आप अगर देखें कि उस दिन भी PM सेक्रेटरीट में जो मीटिंग हुई थी उसमें चेयरमैन बिलावल ने अपना मौक़िफ़ क्लियरली पेश किया था कि हम जो है करप्शन के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है हमें इकट्ठा होना चाहिए और हम उस दिन भी आप देखेंगे पार्लियामेंट हाउस जब वो आए, उन्होंने प्रेस टॉक की, उन्होंने ये कहा कि इनको जो है पानामा का एहतसाब होना चाहिए, जिसमें हमारी अपोजिशन की जमातों के सिग्नेचर्स हैं। सेनेट में भी ये बिल पेश हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुए। कल भी उनकी जो प्रेस टॉक हुई थी, लोग कह रहे थे कि जी शायद आपकी कोई मफाहमत होगी, ऐसी बात नहीं है। अब मुझे बताया, परसों जो पार्लियामेंट में नारे लग रहे थे कि मोदी का यार है, गद्दार है, तो क्यों मुशादुल्लाह शर्मिंदा से नीचे देख रहे थे? उनको उससे ज़्यादा नारा लगाना चाहिए जो मोदी का जो यार है वो गद्दार है। क्यों नहीं ये वफाकी वज़रा जो है इस हुकूमत के मोदी के खिलाफ क्लियरली आते हैं? आपने भी तो कहा ना कि आपने PM साहब को गद्दार नहीं कहा, ये आपने बिलावल साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये तो बात आई आपकी, मगर मैं फिर आगे बढ़ता हूं। हमने देखे, हमने बिल्कुल कहा, हमने कहा कि मोदी का जो यार है वो गद्दार होगा। ये समझते हैं कि मोदी के यार हैं और फिर गद्दार होंगे, अगर मोदी के यार नहीं है तो फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई और आपकी जो आपने तरदीद की दुरुस्त थी। मगर जी जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सवाल ये है कि जो दो बयानात आए, मैं उस पर आपका कमेंट चाहूंगा। एक तो ये जो हमारे MNA हैं जनाब राना साहब यहाँ से फैसलाबाद से, उन्होंने हाफिज सईद साहब की बात की और अभी राना अफजल साहब, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, ज़ाहिर साहब ने वो सुना है। और फिर जनाब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी जो बयान आया, आप क्या समझते हैं, क्या खौफ है और क्या आपको अंदर की खबर क्या है जनरल साहब? देखिए, बात यह है कि जो हुकूमत जो कुछ कर रही है, ये अपने अदारों को, अपनी फ़ौज को, अपने इंटेलिजेंस के अदारों को बेतौकीर कर रही है, उनके ऊपर शकूक व शुबहात पैदा कर रही है और उनकी क्रेडिबिलिटी को मशकूक बना रही है। ये एक ऐसा मज़मूम काम है जो किया जा रहा है मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़। अब आप बात कर, मैं इसमें वाज़ेह कर दूं कि इन चीज़ों, ये ख़बर जो छपी और सिरल अलमायदा जिसने छापी, उसको कल काफ़ी सारे फैसल कुंडी भी मेरे साथ मौजूद थे जहां बात हुई, और उसको मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने कांटेक्ट किया, उसको कहा यह ख़बर ना छापो।
लेकिन उसने कहा मैं जब ये डिनायल्स आए और इस तरह की चीज़ें, उसने कहा मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। ठीक। और मेरा सोर्स जो है वो सोर्स है जो अंदर बैठा हुआ था जी, वो तो उन्होंने क्लेम किया, स्टोरी और जब उन्होंने जर्नलिस्ट ने उसको मना किया ना छापो, तो सोर्स जो है उसने मजबूर किया कि नहीं तुम छाप दो। सो ये पीछे एक साजिश है। अच्छा, अब आप बात कर रहे थे इख्तलाफ की। इख्तलाफ दो चीज़ों पे है। पहली बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहते थे कि करप्शन और टेररिज्म का नेक्सस तोड़ा जाए, वो नहीं तोड़ा जा सका। उसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ कन्फ्रंटेशन के चांसेस थे और ये पॉसिबिलिटी थी कि तमाम सियासतदान इकट्ठे होकर उनके पीछे पड़ जाएं। ठीक। ये पहला नुक्ता है जिसमें आप ये देखिए कि आपकी नेशनल एक्शन प्लान पे ऊपर पूरा अमल नहीं हो सका और आपकी ये कोशिश और काविश जो आपने इतनी कुर्बानियों के साथ दी है, इसके नाकाम होने के चांसेस मौजूद हैं क्योंकि उस चीज़ को छेड़ा ही नहीं गया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हिंदुस्तान बड़ा अग्रेसिव प्रोपेगेंडा करता है और हिंदुस्तान से ज़्यादा बढ़ के उनके प्रोपेगेंडा के ऊपर हमारी हुकूमत यकीन करती है, लेकिन अपने अदारों पे यकीन नहीं करते। ये दूसरा बड़ा इख्तलाफ है और इसकी मिसाल ये है कि जब पठानकोट में वाक़या होता है और हिंदुस्तान ने फ़र्द जुर्म बाद में आयद की, हमारे वज़ीर आज़म ने श्रीलंका से टेलीफोन करके अपने ऊपर जुर्म पहले से वसूल कर लिया, ले लिया, तहकीकात की यकीन दहानी कराई, FIRें दर्ज हो गई। लेकिन बाद में हिंदुस्तान के अपने उनका जो BSF का इंस्पेक्टर जनरल है उसने कहा जी पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं आया क्योंकि हमारी फेंस जो है वो कहीं से ना डैमेज हुई है ना कोई क्रॉस कर सका। उनकी अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान या पाकिस्तान का कोई अदारा इसमें मुलव्वस नहीं है हमारी तहकीकात के नताइज पे। अच्छा जनरल साहब, आपसे एक सवाल है, फिर आगे बढ़ता हूँ। आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। ये जो बात आई और हाफिज साहब का नाम भी आया और ये कहा गया कि जनाब अगर ये कहा गया जिसकी डिनाइल आ गई, मगर बात तो हुई और जो हुई उसी पे मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि जनाब इनको हम हाथ नहीं डाल सकते या डालते हैं तो इनको छुड़वा दिया जाता है, ये क्या बात है, इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने कहा ना आपको, मैंने पहले भी बात में ये कहा कि हमारा DGI ने इनको कहा कि जब मैंने हाईएस्ट लेवल पे कहा है कि कोई वास्ता नहीं है, तो पहली बात तो ये कि अगर नीचे किसी ने आके कहा है तो उसकी सुननी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आप एक नाम दे दें कि फलां को पकड़ा और फलां छुड़ाने के लिए आया तो मैं उसके खिलाफ एक्शन करूंगा, लेकिन आज दिन तक वो एक नाम नहीं दिया जा सका। चुनाचे ये भी एक बहाना है कि आप इस तरह इसको इंटेलिजेंस के खाते में डाल दें और अपना काम चलता रखें, वरना बड़ी सीधी सी बात है, दोनों ये पंजाब में हैं। अगर हुकूमत सीरियस है तो रेंजर्स को बुलाने में क्या तकलीफ है आपको? क्यों नहीं बुलाते आप रेंजर्स को? क्यों नहीं? रेंजर्स आ जाएं तो आपकी इंटेलिजेंस और फौज का अमल दखल उसमें खुद ब खुद कुछ नेचुरली बढ़ जाएगा, उनकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है। फिर अगर आप कहें कि जी ये नहीं हुआ तो फिर बात और है, लेकिन आप तो रेंजर्स को आने नहीं दे रहे वहां पे। आप तो अपने तौर पे खुफिया रखा हुआ आपने सिलसिला कि बाहर से कुछ ना कोई ना आए ताकि ये अंदर की खबर ना बाहर जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो बड़ी बात कह दी आपने जनरल साहब। प्रॉब्लम थी, ये तो राना अफजल को अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसको राना सनाउल्लाह से पूछना चाहिए। वो राना सनाउल्लाह से पूछने की बजाय वो पार्लियामेंट में सवाल कर रहे हैं खड़े होके। ये चीजें अंदर हैं आपके मौजूद, देखनी चाहिए आपको। और आप ये देखिए कि आपके अपने अंदर हिंदुस्तान की साजिशें मौजूद हैं, लेकिन उन साजिशों पर तवज्जो देने की बजाय आपके अदारे जो आपकी मदद कर रहे हैं ये दो शुकूक व शुबात किए जाते हैं। जी अगर आप इन हालात में रहेंगे ना ब्रेक पे जाना है, ना आपकी नेशनल एक्शन प्लान कामयाब होगी, मैंने जनरल साहब, और ना ही आप हिंदुस्तान के सामने खड़े हो सकेंगे। मैं आऊंगा। अब मसला क्या है, मैं आपको मसला बता देता हूं सारा। असल चीज ये है, असल चीज ये है कि हिंदुस्तान ने प्रोग्राम कर लेते तो हमारे ऊपर इल्जाम आयद किया, जबकि 2008 में बॉम्बे का वाकया होता है और फिर जाके 2 जनवरी 2016 को पठानकोट का वाकया होता है। ठीक। और इस दौरान में
कोई वहां पे वाकया नहीं हुआ टेररिज्म का, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को ये यकीन दहानी कराई। जल साहब मुझे ब्रेक लेनी है, अब जो शुएब साहब मुझे ब्रेक लेनी है, आप ब्रेक ले लें, फिर ये प्रोग्राम बाद में कभी कर लेंगे। नहीं सर, आप चूंकि मजबूरी आप जानते हैं, अब हमारे हाथ भी बंधे होते हैं, लेकिन ये है कि आपकी बात आ गई और मैंने लाइन शेयर नहीं, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, मगर मुझे वजाहत भी लेनी है और दूसरे दोस्तों को भी टाइम देना है, आपसे भी बात करेंगे, वापस आएंगे। तो ये जो 2-3 अहम नुकात इन्होंने उठाए हैं, जल साहब ने कहा है कि अगर राना साहब ने बात करनी थी तो वो बात उनसे पूछ सकते थे, और ये बात जो रेंजर्स का जो रोल है वो क्यों उसको नहीं शामिल किया जा रहा, ये 2-4 सवाल हैं। वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारा मसला यही रहता है वक्त का, और वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब बहुत बातें की, मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर जो बातें हैं आप गुड्डी तो कर रहे हैं वेरी गुड, मगर इंतहाई अहम सवालात जनरल साहब ने उठा दिए हैं, उसका जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से कंक्रीट तौर पे कि आप रेंजर्स को ले आएँ, नंबर 1। नंबर 2, सिविलियन अथॉरिटी आपके पास है, वो कह रहे हैं कि जो गलत लोग हैं जिसमें आप नाम ना लें, उनको आप उनकी कानूनी तौर पर तादीबी कार्रवाई करें। आपको कौन रोकता है? इस पर जरा खुल के बात करें, जिस तरह जनरल साहब ने खुल के बात की है। जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। जी काजी साहब, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खुल के आपके प्रोग्राम में भी बात की है और हर जगह बात की है, लेकिन मैं मफरूज़ा पे बात करना पसंद नहीं करता कि एक मफरूज़ा हो जाए और एक ऐसी खबर जिसको सब ने डिनाई किया हो, और जो सारे लोग बैठे थे अंदर मिलिट्री और सिविल क़यादत, उन्होंने कहा इस खबर का हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है, अगर हम सारा प्रोग्राम उस पर करें, हम अपनी अपनी राय दें। और काजी साहब, यहाँ बड़े लोगों की बड़े देर से ख्वाहिश थी, ये अभी की नहीं है, कई सालों से ख्वाहिश चली आ रही थी कि हमारी हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। कोई मीडिया के अंदर थे, कोई बात थे, कोई पसपर्दा थे, उन्होंने अपनी अपनी राय देते रहे, लेकिन पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पर हम थे, हमने कहा था सारे मामलात मिल बैठ के किए हैं, इस मुल्क के बेहतर किए हैं। बात सूरत हाल काजी साहब ऐसी होती है कि हुकूमत को ज़रूर टारगेट करें, लेकिन जब हुकूमत को टारगेट करते हैं तो उस वक्त स्टेट का मेहरबानी करके नुकसान न करें। इस तरह की कुछ खबरें इस वक्त उन पर मफरूज़े और अपने दलाइल देने से एक अच्छा मैसेज क्रॉस द बोर्ड नहीं जाएगा जिस दुनिया को हम मैसेज देना चाह रहे हैं। जहाँ तक आपने रेंजर का कहा, रेंजर एक शहर की ज़रूरत थी, सारी जमातों ने और मिलिट्री और सिविल क़यादत दोनों ने बैठ के फैसला किया था कि कराची की सूरत हाल है, कराची की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि फौज और रेंजर को भेजेंगे, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और आपने देखा कि कराची की उस वक्त क्या सूरत हाल थी, किस तरह रोज लाशें गिरती थी, किस तरह रोज वहां बत्ता वसूल किया जाता था, किस तरह बंद बोरी लाशें मिलती थी, इकानमी बिल्कुल तबाह हो रही थी। उस फैसले की मद्देनजर रखकर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी रेंजर आप लें, और वो सिर्फ कराची की याद तक गई है और वहाँ कराची में बड़ी कामयाबी हुई है, बहुत बड़ा कराची में बेहतरी आई है। आप समझते हैं याद जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह। अब कल कोई कहे कि आप खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं भेजते रेंजर, अभी जरूरत नहीं है, पख्तूनख्वा में रेंजर नहीं भेज रहे। ठीक है, मैं चूंकि आप एक बात में और मैं एक क्लैरिटी कर दूं, पंजाब के अंदर जो है कॉम्बैट ऑपरेशन हो रहे हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां ऑपरेशन किए जाते हैं, और अगर रेंजर की भी जरूरत पड़ती है कोई उनकी मदद या तो ली जा रही है, लेकिन ये ख्वाहिश हो के पंजाब में क्यों नहीं भेजी जा रही है। अब कल खैबर पख्तूनख्वा में वहां के प्रोविंशियल गवर्नमेंट आजाद है, जब रिक्वेस्ट करेंगी तो फेडरल गवर्नमेंट इंशाल्लाह। वेरी फेयर आपने बात कर दी अपनी। जी कामल अली आगा साहब, मैं सवाल पे ज्यादा टाइम नहीं लेता, ये जो 2 बातें आप समझे, और वो जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेसलेस है, इसकी कोई है, इसको हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ये जो खबर है और ये जो मामला है। देखें कारी साहब, हकायक जो हैं वो जो नज़र आ रहे हैं वो सामने हैं सबके। जनरल साहब ने जो बात की है बड़ी वाज़ेह बात है, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम के ऊपर जो मीटिंग हुई है, इसकी जो इसका डिक्लेरेशन आया, आपने नोट फरमाया है कि उसके अंदर चारों सूबों को, बिलखसूस पंजाब को एक टाइम फ्रेम दे दिया गया कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी हैं जो नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम के अंदर सिविलियन हुकूमत के ज़िम्मे हैं, और इसके अंदर वो नेक्सस टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और जब इनको टूटता हुआ नज़र आता है, फिर इस किस्म की बातें, अफवाज पाकिस्तान को, सिक्योरिटी एजेंसीज को मलायन करने की बातें, और फिर जब करप्शन का और दहशत गर्दी का नेटवर्क टूटता हुआ इनको नज़र आए, तो फिर वो सारी कुव्वतें जो पिछले धरने के दौरान इकट्ठी बैठी हुई थी, उनको आप फिर दोबारा जुड़ता हुआ देखेंगे। ये मैं आपको कबल अज़ वक्त कह रहा हूँ, और कुछ बयानात आने भी शुरू हो गए हैं, और जिस पे माफिया तलाफियाँ भी खुद कह के सारा कुछ उसके बाद कहा जा रहा है
कि मैंने नहीं कहा। और इससे बड़ी क्या बात है कि सपोर्ट, उस नेक्सस को सपोर्ट हासिल करने के लिए काई साहब, इल्ताफ हुसैन जो गद्दार आजम है, जो इस मुल्क का गद्दार है, जिसने पाकिस्तान का झंडा जलाया, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारे लगाता है, जो पाकिस्तान को एक क्या क्या कहता है, मैं दोहराना नहीं चाहता, उसको भी कह दिया है कि वो गद्दार नहीं है। इससे बड़ी क्या बात है? ये नेक्सस दोबारा बन रहा है कि टूट रहा है? ये सारी अलामतें उस बात की हैं कि हमें ना छेड़ो, हम उसी डगर पे आ जाएंगे जिस डगर पे पहले हम थे और जिसकी वजह से आपको सरनगू करना पड़ा। ये थ्रेट है उसी किस्म की जिस किस्म की मुल्क दुश्मन हमें, हमारे पाकिस्तान को इस वक्त दे रहे हैं। ये उसी किस्म की थ्रेट है, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ थ्रेट है। और मैं समझता हूं कि अब तमाम मुहब्ब वतन लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि ये किस किस्म के ड्रामे होते हैं, ये सियासत कौन सी सियासत है। इस किस्म की सियासत की इजाजत दी जा सकती है कि खुद ही लीकेज करवाओ, मिलाइन करो, अपनी अफवाज को करो और उस वक्त करो जबकि सरहदों के ऊपर खतरात मंडला रहे हो। ये 2-3 सवाल उठाए आपने कामरान साहब, मैं बात क्योंकि 2-3 मिनट में चाहूंगा बाकी लोग। जनाब कुंडी साहब, 2 बातें हैं। एक तो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से इन्होंने बड़ा टेस्टी जो 2 बातें कही हैं कि ये फिर वही नेक्सस बन रहा है, क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मुझे कमेंट दोनों साथियों से भी लेना है। जी कुंडी साहब। देखिए, अल्ताफ हुसैन के मुतल्लिक जो आप अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं या प्रेस टॉक की बात कर रहे हैं, तो अल्ताफ हुसैन से हमारी मुराद MQM है। MQM जो है वो एक माजी में भी हकीकत रही है, आज भी हकीकत है, और कल भी अगर उनको वो वोट करेंगे जो कि उनकी पॉलिटिकल विंग है, हम डेफिनेटली उसको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ बैठेंगे भी, बातचीत भी करेंगे। लेकिन जो उनके मिलिटेंट विंग्स हैं उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन बाजी में भी देखेंगे ना कि अल्ताफ हुसैन खुदा के लिए, अच्छा कुंडी साहब खुदा के लिए आप पीछे खड़े थे, उसके मुंह के ऊपर हाथ रखते, उसके मुंह पे वो बच्चे है, उसके मुंह पे हाथ रखते, क्या होता आपको? आपके मुल्क के खिलाफ और गद्दार आजम के हक में अगर कोई अंकल कहे और उसे कहे वो गद्दार नहीं है, तो आपको चाहिए था मैं खड़ा होता अपने लीडर के मुंह के ऊपर हाथ रखता। अगर चौधरी साहब को कल वो मिलेंगे, वो ये तो नहीं बोलेंगे मैं रख देता हूं उनके ऊपर। चौधरी साहब क्या बोलेंगे उनको? चौधरी साहब बोल ही नहीं सकते। लेकिन आप बताएं कि जब मुशर्रफ ने 12 मई करवाया, जब मुशर्रफ ने अकबर बुक्ती को कत्ल करवाया, उस वक्त भी आप उसको कह दें कि आपने गलत किया है, आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं, उस वक्त भी तो उसने ये कुछ नहीं किया था, उसने ये कुछ नहीं किया था, मैं ये सब उसने किया था, मुक्के लहरा रहा था। और ये आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है फिर कुंडी साहब, एक रास्ता रह जाता है, सब कुछ मुशर्रफ पे डाल दो, सारा कुछ मुशर्रफ पे डाल दो। बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं चाहूंगा आखिर में 2 कमेंट आ जाए। जनरल साहब आपकी तरफ बढ़ता हूं। जनरल साहब जी आप चीज की है, आप दोनों की बात। जनरल साहब मैं ये चाहूंगा, आप समझते हैं कि कोई क्राइसिस ब्रू कर रहा है और हम क्या आप समझते हैं इससे निकल जाएंगे? जो हमारा सरहदों का मामला है और अंदर का मामला है और ये जो टेरर और पैसे का नेक्सस है, ये टूट पाएगा या ये बिल्कुल ठहर ही गया है मौसम अजाब का? जनरल साहब जी कामल अली साहब, मुझे लगता है मुझे राब्ते का नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा सेंटर साहब, अब्बासी साहब, आपने ये बातें सुनी हैं, आप तो मैं चाहूँगा कि आप आखिरी लम्हों में कमेंट कर दें इस पे ताकि तशनीगी न रह जाए आपको। अब्बासी साहब देखें जी, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये इस वक्त खतरनाक सूरत हाल से हम सारे गुजर गए। जिस तरह पाकिस्तान की सियासी जमातों ने मेच्योरिटी का सबूत दिया है, जिस तरह पार्लियामान के अंदर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का केस जो है स्पेशली कश्मीर के मुकाबले में, और जो मोदी साहब वहाँ जो ज़्यादा बढ़ के लगा रहे थे, पाकिस्तान से जवाब दिया। ये ज़रूरत थी वक्त की। हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे अपने अपने नजरिए ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान का मामला आएगा हम सबको इस तरह इकट्ठे हो जाना चाहिए। ख्वाहिश है हमारी अपनी कोशिश की जाए। थैंक यू वेरी मच सब दोस्तों का। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।